नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 3 में उमय्यद और उसके बाद अब्बासी वंश का मक्का मदीना पर अधिकार और उनके बारे में है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हज़रत मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद खलीफा व उनके द्वारा बैजेंटाइन साम्राज्य सासान साम्राज्य पर जो अधिकार किया गया था और खलीफाओं की जो एक पद्धति चली आ रही थी उसके बारे में हमने अध्ययन है वो किया था। तो देखिए, बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत है वो नष्ट हो गई थी। अर्थात खलीफाओं ने बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस कारण से मदीना में जो खिलाफत थी वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई। और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया था। अर्थात उसके बाद खिलाफत की जगह वहाँ पर सत्तावादी राजतंत्र सत्ता स्थापित होनी शुरू हो गई थी। उमैयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया। पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया था। अर्थात जो उमैयद है उन्होंने राजनीतिक उपाय किए और उन्होंने उम्मा के भीतर ही उमैयदों ने अपना नेतृत्व है वो सुदृढ़ किया। पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया था। अपने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी प्रारंभ की थी और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे अपने पुत्र को उसका वारिस है वो स्वीकार करें। अर्थात इन्होंने राज दरबारी रस्में हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं जो बाइजेंटाइन साम्राज्य की थी, उसे हैं वो उमैयदों ने वो अपना लिया था। और उनके वंशगत उत्तराधिकार की जो परंपरा है वो शुरू कर दी थी कि उमैयदों में उनके वंश में उनके पुत्र, उनके बाद उनके पुत्र, अर्थात वंशानुगत है वो परंपरा चलेगी। और इसके लिए जो प्रमुख मुसलमान पदाधिकारी थे उनको भी मना लिया था कि वे उमैयदों के पुत्र को उसका वारिस है वो स्वीकार कर दें। तो उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए और जिसके फलस्वरूप उमैयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक है वो सत्ता में बने रहे थे। अर्थात इस प्रकार से उमैयदों ने प्रमुख मुसलमानों को मना लिया और इस तरह उनके परिवार में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र परंपरा को वो शुरू कर दिया था और जिसके फलस्वरूप उमैयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे थे। उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। उमैयद राज्य है वो एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था और अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। अर्थात उमैयद राजवंश है वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के आधार पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इस्लाम उमैयद शासन को वैधता प्रदान वो करता रहा था।
अर्थात प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन इस्लाम जो है ये उम्मयद शासन को विविधता प्रदान करता रहा था। उम्मयद जो है ये हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे थे। अर्थात उम्मयद वंश हैं ये एकता के लिए अनुरोध करते रहे थे और जो विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे थे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी थी। अर्थात इन उम्मयदों ने अपनी जो अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी थी। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा था। अर्थात अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई थी उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। खिलाफत में जो सोने की दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी सिक्कों डिनारियस और द्राखमा की अनुकृति थे और जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे और यूनानी और पहलवी भाषा में लेख अंकित होते थे और इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया था। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान है वो दिया था। अर्थात अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान है वो दिया था। तो देखिए हम पेज नंबर 84 पे देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का जो गुंबद है ये इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना माना जाता है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। हज़रत मोहम्मद पैगंबर की स्वर्ग की और की रात्रि यात्रा यानी मिराज से यह स्मारक जुड़ गया और यह इसका रहस्यात्मक महत्व है माना जाता है। ये जो अनुकृति पेज नंबर 84 पे हैं वो दी हुई हैं। इसी तरह से सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा सुधार किए गए थे। तो यहाँ पर चित्र में अलग अलग प्रकार के सिक्के भी बताए गए हैं और उन्होंने किस प्रकार से इनको है वो डाला था। तो ये जो सिक्कों के चित्र हैं इनसे पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। और दूसरे सिक्के पर दिखाया गया कि लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए हैं, उसके हाथ में तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली हैं उनमें यह पहली है और अपने में ये खास भी हैं क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा था। अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। अब्द अल मलिक की सिक्के डालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के डाले जाते रहे थे। अब इन सिक्कों को अपन देखते हैं तो देखो एक तो चित्र में है बाइजेंटाइन का सोने का बना सॉलिडस सिक्का जिसमें सम्राट हेराक्लियस और उसके दो पुत्रों को भी साथ में दिखाया गया है। इसके पास अब्द अल मलिक द्वारा अपने नाम व रूप के साथ डाला गया सोने का सिक्का
जिसको दीनार कहते थे। अब अपने नाम बदला गया दीनार, जिस पर केवल लिखावट मिलती है और इस पर कालीमा गड़ी हुई है। अल्लाह के सिवा कोई अन्य खुदावा नहीं है और अल्लाह का कोई शरीक है, वो इस पर मतलब किसी और का चित्र है वो नहीं है। तो उस समय में इस प्रकार के सोने के आदि सिक्के हैं वो डाले गए थे। अब हम बात करते हैं अब्बासियों की क्रांति की। तो देखिए, मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अर्थात मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए जो उमैयद वंश है, इनको भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था और 750 ईस्वी में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और ये दावा किया कि वे पैगंबर हज़रत मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। अर्थात जो हमारे यहाँ पर या वहाँ मक्का मदीना में उमैयद वंश का शासन चला आ रहा था, उसकी जगह 750 ईस्वी में अब्बासियों ने शासन ले लिया और अब्बासियों ने मक्का में अपना वंश है वो स्थापित कर लिया। और अब्बासियों ने उमैयद शासन को गलत बताया, दुष्ट बताया और दावा किया कि हज़रत पैगंबर के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना है वो अब्बासी करेंगे। और इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी है वो बदलाव आया था। किससे? अब्बासियों की क्रांति से, उमैयदों के वंश की समाप्ति और अब्बासियों की है वो शुरुआत। तो देखिए, अब्बासियों का विद्रोह है वो खुरासान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हो गया था, जहाँ पर दमिश्क से बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों से 20 दिनों में पहुँचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी और जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों की प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए गए थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों मवालियों का संबंध है, तो उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा और वे उम्मीदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। तो देखिए, यहाँ एक चित्र है, इसमें दूसरी अब्बासी राजधानी समारा की अल मुतवक्किल की महान मस्जिद है और इसे 850 में बनाया गया था और इसकी ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर है वो ऊंची है। मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसके बाद हम देखें तो अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा महदी उन्हें उम्मीदों के दमनकारी शासन से वो मुक्त कराएगा। सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्न को वैध ठहराया और उनकी सेना का जो नेतृत्व है वो एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया था और जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में है वो हराया था। तो देखिए, अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, उन्होंने विभिन्न असहमत समूह है उनका समर्थन प्राप्त किया और ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा यानी महदी उन्हें उम्मीदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध ठहराया और उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम
अबू मुस्लिम ने किया था और जिसने अंतिम उमैद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में है वो हराया था। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया और अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसीफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की थी। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैदों की शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर कायम रखा और जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इस तरह से इन अब्बासियों ने अपने साम्राज्य के केंद्रीय स्वरूपों को बनाने रखने के लिए मजबूर किया और उन्होंने उमैदों की शानदार शाही वास्तुकला और राजदरबार के व्यापक समारोहों की परंपराओं को बराबर है वो कायम भी रखा था। जिस शासन को पहले इस बात का गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इस तरह से अब्बासियों की क्रांति है वो हुई और अब्बासियों की क्रांति ने उम्मीदों को है उखाड़ फेंका था। धन्यवाद।